हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो आज हम 28 मई का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले जो आज का कोटेशन है उसको आप स्क्रीन पर देखिए। ये कोटेशन का इस्तेमाल आप किसी भी आपका एथिक्स का एसे का टॉपिक आता है तो वहाँ पे आप इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका जो पेपर 4 है एथिक्स का उसमें आप अपने हिसाब से कहीं भी जो कोई टॉपिक आता है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कोटेशन का मतलब क्या है? ये कोटेशन आपका महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। इनका कहना है कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। मतलब क्या है कि जो इंसान के अंदर क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो आपके फिजिकल कैपेसिटी, जो आपका शारीरिक क्षमता होती है उससे नहीं आती है, बल्कि जो आपके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति होती है, जो आपके ना हारने वाली, कभी मतलब ना मतलब कि कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाली, जो एक अंदर विल होता है, विल पावर होता है, उससे आता है फ्रेंड्स। तो ये हुआ आज का कोटेशन। तो कल के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो कल के क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका जो आर्टिकल 136 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या मेंशन है। तो पहला आपका जो ऑप्शन है, हमने कल भी जाना था, डिस्कस किया था, स्पेशल लीव पटिशन जो होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें जो आपका हमने कल डिस्कस किया था प्रॉपरली, वो आपका जो ऑप्शन ए हो गया, ये सही हो गया। बाकी जो ऑप्शन आपके हैं वो फ्रेंड्स आपके गलत हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन टू क्या है फ्रेंड्स कि बॉम्बे प्लान क्या है फ्रेंड्स। ये जो है आपका जो ऑप्शन ए है, इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि जो उस समय इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उस समय जो आपके बॉम्बे में थे, मेनली जो आपके जे टाटा वगैरह हो गए, वो उनके द्वारा, कुछ और भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके द्वारा ये बॉम्बे प्लान प्रपोज किया गया था। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा क्या है आपका कि ये क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, ये क्रिटिसाइज करते थे। तो ऐसा नहीं है, ये जो आपका स्टेटमेंट है गलत है, बल्कि ये जो है गवर्नमेंट के रोल को जो है इम्फेसाइज करते थे, गवर्नमेंट का रोल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होना चाहिए। तो ये आप क्या कहते हैं, स्टेटमेंट गलत हो गया। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका फ्रेंड्स, आपका कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहुत सारी कमेटी बनी हुई थी अलग अलग टॉपिक्स के से जुड़े हुए, तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स था, वो जो कमेटी बनी हुई थे उसके चेयरमैन कौन थे। तो जो आपका ऑप्शन ए है, वल्लभ भाई पटेल जी उसके चेयरमैन थे। तो ये हुए कल के कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स। आज का जो हिंदू एडिटोरियल है उसको हम एक्सप्लेन करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका, द स्वाम, ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है फ्रेंड्स। ये आपका जो है जो लोकस्ट अटैक हुआ है हमारे, जो अगर बात करते हैं जो वेस्टर्न बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, जो आपका राजस्थान और गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में एक लोकस्ट अटैक देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो ये लोकस्ट अटैक क्या होता है, तो जानते हैं पहले कि लोकस क्या होता है। जो आपका टिड्डा होता है, ग्रासहोपर होता है, उसी की तरह ये होता है, लेकिन थोड़ा उससे बड़ा होता है फ्रेंड्स। और इसकी कुछ जो है विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं फ्रेंड्स कि ये जो है आपका 150 किलोमीटर एक दिन में ये पूरा झुंड में, और इनकी खासियत होती है कि ये झुंड में ट्रैवल करते हैं, और ये जो है 150 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर लेते हैं। और क्या होती है खासियत, ये रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं, मतलब अगर 90 डेज़ में जो है ये 20 गुना जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी ये खासियत होती है फ्रेंड्स। और क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये हम जानते हैं। तो ये आपके ओरिजिनेट जो है फ्रेंड्स, जो आपका अफ्रीकन कंट्रीज है, सूडान हो गया, एरिट्रिया, जो आपका मेनली जो आपका रेड सी हो गया, वहाँ से ये मेनली जो है होते हैं फ्रेंड्स। और ये इनका अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो वो कब किस टाइम पे जो है ये यहाँ पे अटैक करते हैं फ्रेंड्स। तो जो आपका सोइंग सीजन होता है मेनली, जो आपका खरीफ क्रॉप का जो सोइंग सीजन होता है, जो जून से अक्टूबर के मध्य जो है, जब आपका मेनली जो आपका बारिश होता है, जो समर्स होते हैं, तभी ये इनका अटैक होता है। तो अभी देखिए देखने को क्या मिला है कि ये मिड अप्रैल में ही ये राइज होगा। तो ये अर्ली लोकस्ट अटैक देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो ये हुए आपके लोकस्ट के कुछ ये चीज़ें। अब इनको कंट्रोल कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो इनको कंट्रोल करने का जो है तरीका भी है। जैसा एक पूरा पेस्टिसाइड होता है, उसका छिड़काव किया जाता है फ्रेंड्स। तो छिड़काव करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो मेनली कुछ ऐसा केमिकल होता है, उसमें उससे आगे जो है उसको बांध के करते हैं फ्रेंड्स। तो लेकिन इस समय देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये करना थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं उसके लिए पूरा टीमिंग की आवश्यकता होती है। और जो हम जान रहे हैं कि जो पूरा आपका एक वो होता है, पेस्टिसाइड होता है, उसको बाकायदा उसमें में रखा जाता है, और उसका नाम क्या होता है वो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। वो आपका जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट, इससे आपका, और जैसे क्या कहते हैं आपका, जैसे मेलाथोइन हो गया, इन सब का जो है इस्तेमाल जो है लोकस्ट को ख़त्म करने के लिए जो है किया जाता है।
तो इसमें लॉकडाउन लगा हो तो इस समय ऐसा करना जो है उचित नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा टीम की आवश्यकता है और फिर ये मतलब कि संभव भी नहीं है, क्योंकि यही देखने को भी मिला है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कि क्या ये पहली बार हुआ है, तो जी नहीं, ऐसा फ्रेंड नहीं है। आपका 1964 में जो है से लेके 1997 तक जो है 13 बार लोकस्ट का अटैक हो चुका है। और 2010 के बाद जो है कोई ऐसा मेजर आउटब्रेक देखने को नहीं मिला था इसका। लेकिन अभी पिछले 2 साल में फिर से जो लोकस्ट का अटैक है वो देखने को काफ़ी मात्रा में मिला है। और इस बार जो अगर हम बात करते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह फार्मर्स वेलफेयर का है, उसमें उसी में ये ऑर्गेनाइजेशन जो जोधपुर में इसका है, तो ये पूरा कह सकते हैं कि ये मॉनिटर करता है और टैकल करता है कि जो आउटब्रेक है वो कैसा होगा आपका लोकस्ट का और उससे क्या पैटर्न होंगे, तो ये पूरा मॉनिटर करता है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो होगा आपका लोकस्ट अटैक वो जो है पूरे, अगर हम बात करते हैं पूरे डिकेड्स में बात करें, तो वो बहुत ही बुरा होगा, ये इनका कहना है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करते हैं ये नुकसान कहाँ पहुँचाते हैं फ्रेंड, तो नुकसान जो है मेनली जो आपका क्रॉप्स होते हैं ये उसे फीड करते हैं और उसको बुरी तरह प्रभावित करते हैं, और कभी कभी तो ये कंट्री के फूड सिक्योरिटी को भी जो है प्रभावित कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी देखिए क्या हुआ अभी, जैसा लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो है ये हुआ था कि जब एल नीनो लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एल नीनो आएगा तो इससे जो एक बारिश हमारे इंडिया में वो कम होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल हुआ था, ये दोनों क्या होता है फ्रेंड्स ये जान लेते हैं, आपका एल नीनो और जो आपका डाइपोल क्या होता है ये हम जान लेते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल। तो जो आपका एल नीनो क्या होता है, ये आपका क्लाइमेट साइकिल होता है फ्रेंड्स। ये जो आपका मीन्स इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, मेनली जो आपका साउथ अमेरिका का कोस्ट है, वहाँ से ये मेनली अराइज होता है। और इसके इफेक्ट से जो कंट्री जो इंडिया में ड्रॉट आने का चांस है, मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो एक बारिश की संभावना काफ़ी कम होती है और ड्रॉट भी क्या बोलते हैं कम होता है। लेकिन जो है इसका उल्टा ला नीना जब आता है तो फ्रेंड, तो ला नीना से क्या होता है कि जो हमारे इंडिया में फ्लड की चांसेस आने की बढ़ जाती है, मतलब कि काफ़ी मात्रा में बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो आपका डाइपोल हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल, मतलब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो मेनली जो हीटिंग से इशू है, जो आपका इंडियन ओशन में जब हीटिंग होता है तभी तो जब वहाँ जब हीटिंग होगा तो जो वहाँ का मीन्स क्या कहते हैं कि जो एक ह्यूमिडिटी है और फिर जब आपका हवा बहेगी तभी तो जो आपका कह सकते हैं जो एक इवेपोरेशन है और जो वाटर वेपर है वो इंडिया की तरफ आएंगे और बारिश होगी। मतलब कि जब हमारा पॉजिटिव होता है तो हीटिंग ज़्यादा होती है इंडियन ओशन में और उससे बारिश ज़्यादा होती है, और जब नेगेटिव होता है तो जो है बारिश कम होती है अपने इंडिया में। तो ये आपका हुआ था उस समय। तो इससे भी देखने को मिला था कि, और उससे भी जो एक कह सकते हैं कि जो लोकस का अटैक है वो जो है देखने को मिला था फ्रेंड्स। और अगर हम बात करते हैं कि इस समय जैसा हम जानते हैं कि हर बार जब भी ये अटैक होता था तो मतलब कि जो हमने बात किया केमिकल का उसका छिड़काव किया था, लेकिन उस समय यह नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन है और पूरा अगर बात करते हैं पूरा ये क्षेत्र जो है पूरा मीन्स बुरी तरह प्रभावित हो रहा है पैंडेमिक से इस समय, तो ये करना संभव नहीं हो पाया। तो इससे जो है चीज़ें और बढ़ गई। तो और अगर हम बात करते हैं कि देखिए इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इस बार ये है कि देखिए जो सारी फसल है वो कट चुकी हैं, तो जो मेनली जो आपके फूड ग्रेन्स जो आपके क्रॉप्स हैं उसमें उनको खतरा तो नहीं है। देखिए तो अंत में ये कह रहे हैं, इसको कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि अगर इसका एक लेस हाईलाइटेड अगर इम्पैक्ट देखते हैं, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो एक अगर हम बात करते हैं फ्लड का हो गया, अगर हम बात करते हैं पैंडेमिक का, अगर बात करते हैं पेस्टिलेंस जो आपका पेस्ट का, ये पेस्ट ही तो है मेनली आपका जो ये लोकस्ट है, तो उसका अटैक उसका कह सकते हैं कि ऑनसेट जो है कंट्रीज में देखने को ज़्यादा मिला है। तो देखिए ये अगर आगे देखिए अंत में ये इनका कहना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हर क्षेत्र में, तो उससे जो वाइल्ड लाइफ है और जो आपका ह्यूमन है उनका इंट्रैक्शन देखने को ज़्यादा मिला है। तो देखिए और फिर जैसा कि उसके बाद फिर हर कंट्री ब्लेम भी करती है जैसा कि देखिए जब आपका कोरोना वायरस का अटैक हुआ था तो जो यूएसए था वो चाइना को ब्लेम कर रहा था कि चाइना से ये बढ़ा हुआ है। तो बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के जो एक पॉलिसी की आवश्यकता है, एक प्रॉपर पॉलिसी की आवश्यकता है और जो इंश्योर करे कि एक इक्विटेबल और एक सस्टेनेबल फ्यूचर हो। मतलब इसका मतलब क्या है, जो लास्ट टाइम हमने जो यूज़ किया सस्टेनेबल मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि जो आपके रिसोर्सेज हैं मेनली जो आपके कंट्री में रिसोर्सेज हैं उसका उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करें जितना कि आप मतलब जो एक सब्सिस्टेंस लेवल को मेंटेन किया सके अभी, और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी जो है बच सके, उनके लिए भी क्या बोलते हैं चीज़ें अवेलेबल हों, क्योंकि अगर हम अभी उसका दोहन कर लेंगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उससे वंचित हो जाएंगी। तो ये हुआ हमारा पहला आर्टिकल फ्रेंड्स। सेकंड आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स आपका, सेकंड आर्टिकल क्या है माइग्रेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल। इससे हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया लेकिन इसमें कुछ अच्छे पॉइंट हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ माइग्रेंट्स की, स्टेट ऑफ हमारे माइग्रेशन
हमारे इंडिया में है उसकी बात करें तो पहले तो बात करते हैं कि जो इंटरनल माइग्रेशन है हमारे इंडिया में वो ज़्यादा है बजाय जो दूसरे कंट्री में करते हैं माइग्रेट, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेटस की, नंबर ऑफ जो हमारे माइग्रेंट्स हैं वो किस तरह बढ़े हुए हैं 2000 अगर एक का सेंसस देखते हैं और 2011 का सेंसस देखते हैं तो 2001 के सेंसस में जो है जो आपके माइग्रेंट्स की संख्या थी वो 309 मिलियन थी, लेकिन 2011 में ये 2011 में ये 450 मिलियन बढ़ के हो गई है। तो इससे 45% इंक्रीज देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो इससे क्या हुआ है, इससे जो हर तीसरा व्यक्ति जो है हमारे इंडिया में वो माइग्रेंट्स है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करते हैं कि इंटरनल और पूरे पॉपुलेशन बात करते हैं कि कितना जो आपके मीन्स इंटरनल माइग्रेंट्स हैं उनका परसेंटेज क्या है, तो 2001 में ये जो है क्या बोलते हैं 30% था और 2011 में ये बढ़ के 37% हो गया फ्रेंड्स। तो ये हुआ आपका क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ जो नंबर्स हैं मेनली आपके माइग्रेंट्स के वो। तो अब जानते हैं कि किस कारण से लोग जो है माइग्रेट करते हैं। अगर पूरे विश्व में हम बात करते हैं तो मेनली क्या होता है, मेनली लोग करते हैं माइग्रेट काम के लिए करते हैं भाई। जब उनको अपने गाँव में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे अच्छा काम नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह करेंगे माइग्रेट। लाइवलीहुड के लिए, अच्छी लाइवलीहुड के लिए मतलब क्या है, अच्छा मतलब कि बिजली पानी और जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन अच्छी, इन सब के लिए क्या बोलते हैं लोग करते हैं माइग्रेट शहरों में। मैरिज के लिए भी जो आपकी मेनली गर्ल्स होती हैं, जो आपकी वुमेन्स होती हैं वो मेनली आपके क्या बोलते हैं मैरिज के कारण जो है माइग्रेट करती हैं। और क्या हो गया फ्रेंड्स आपका सीकिंग रिफ्यूज, मतलब जो किसी दूसरे कंट्री में रिफ्यूज जो आपका जैसे मान लीजिए किसी जैसा अगर हम बात करते हैं रोहिंग्या हो गए तो वो उनको रिफ्यूज कहेंगे, वो मतलब दूसरे कंट्री में आके जो है माइग्रेट करते हैं, मतलब वहाँ पर रहते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। बिजनेस पर्पज़ से भी लोग करते हैं माइग्रेट। और अंत में पीस ऑफ माइंड, मतलब अच्छी, जैसे जिस एरिया में मान लीजिए कहाँ पे जहाँ पोल्यूशन कम हो, जहाँ पे रश कम हो, तो वहाँ भी लोग क्या बोलते हैं एक अच्छी शांति, मतलब एक अच्छा शांत वातावरण के लिए भी जो है वहाँ पे लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये सब क्या बोलते हैं कुछ कारण हो गया फ्रेंड्स। और कौन लोग करते हैं माइग्रेट फ्रेंड्स मेनली ये जानते हैं, तो जो आपके अनस्किल्ड लेबर हैं और जो आपके मेनली क्या बोलते हैं सेमी स्किल्ड हैं, जो कम स्किल्ड होते हैं, और जो स्किल्ड होते हैं मेनली वो मेनली लेबर्स क्या बोलते हैं माइग्रेट करते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया में जो आपके जो गरीब राज्य हैं वहाँ से लोग ज़्यादा करते हैं माइग्रेट, बल्कि मतलब हर राज्य से करते हैं, लेकिन जो आपके गरीब राज्य हैं वहाँ से लोग ज़्यादा करते हैं माइग्रेट। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, तो यहाँ से लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। और जो आपका राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ से भी काफ़ी मात्रा में लोग करते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से देखिए थोड़ा सा उनकी मात्रा कम रहती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो इकॉनमी है वो ही सफिशिएंट है उनके लिए, लेकिन वहाँ से लोग भी जो है कम मात्रा में माइग्रेट करते हैं। तो ये तो हुआ आपका स्टेट ऑफ माइग्रेट्स हमारे इंडिया में। और अभी हम बात करें इस समय, देखिए हमने देखा किस तरह माइग्रेंट्स बुरी स्थिति में हैं, मतलब किस तरह वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं, उनका वेज कट भी किया जा रहा है, उनको निकाल दिया जा रहा है काम से। और फिर देखिए किस तरह हमने देखा था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में किस तरह 16 माइग्रेंट्स की जो है ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई थी। तो ये सब एक भयावह दृश्य देखने को मिला है माइग्रेंट्स से जुड़े हुए, मतलब ये सब इश्यूज देखने को मिले हुए हैं। अभी उसके बाद इसके कुछ सुझाव कुछ लोग देते हैं कि मिलिट्री का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों के मूवमेंट को कर्ब करने के लिए, और जो भी आपके केसेस हैं जैसे जो मतलब लोग यहाँ वहाँ मतलब जो आपका क्या बोलते हैं क्वारंटाइन फैसिलिटी उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेन वगैरह में काफ़ी जो है देखने को चीज़ें इशू मिले, तो इससे लोग कह रहे हैं मिलिट्री का इस्तेमाल करें। तो लेकिन देखिए नो डाउट इसमें जो मिलिट्री है वो उनके रोल को अंडरमाइन नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमने देखा था असम फ्लड आया था, केरला फ्लड आया था, जम्मू कश्मीर फ्लड आया था, उसमें देखिए आर्मी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही अदम्य साहस का अपना प्रदर्शन किया था। लेकिन इस समय जो ये पैंडेमिक है उसमें देखिए अगर हम बात करते हैं कुछ इशू बात करते हैं, जैसा कि अगर देखिए कोई भी बायोलॉजिकल वार होता है तो उसमें जो आर्मीज होती हैं वो मेनली उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें जानते हैं कि उसमें प्रॉपर एक जो सेफ्टी नॉर्म होता है उसको फुलफिल करना एक आवश्यक होता है। तो अभी देखिए आर्मी के पास ऑलरेडी एक लिमिटेड अमाउंट में पीपीई हैं, तो अभी उनका इस्तेमाल अगर इसमें कर लेंगे तो भविष्य में अगर कोई भी मान लीजिए अभी ही कोई ऐसा कोई कंट्री एज अपॉर्चुनिटी को देख के बायोलॉजिकल वॉर अगर कर देती है तो फिर ये भी एक इशू देखने को मिल सकता है। दूसरा इशू क्या कह रहे हैं आर्मी को क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि चाइना और इंडिया जो आपका मीन्स है इस समय जो आपका LAC बॉर्डर है वहाँ पे एक स्टैंड ऑफ देखने को मिला है, तो वहाँ पे आर्मी की आवश्यकता ज़्यादा है, बल्कि इस यहाँ पे जो हमारे आपके जो हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, जो आपके और पुलिस हैं, उनका इस्तेमाल करके चीज़ों को कंटेन किया जा सकता है। अंत में कहते हैं कि जो आपका मिलिट्री है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी कोई आपका पॉलिटिकल फेल्योर होता है मेनली,
और जब भी कोई ऐसा होता है तभी उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है मेनली आर्मीज़ का। और देखिए उससे काफ़ी लॉस होता है सिविलियंस का भी आर्मीज़ का, दोनों की जो है जानें इसमें जाती हैं। और अभी अगर इसका एग्जांपल देखें तो देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में जो आसफा है, आसफा क्या होता है फ्रेंड्स आपका, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसके अंतर्गत जो है मिलिट्री को एक डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है, किसी को पकड़ सकते हैं, किसी को भी मार भी सकते हैं, मतलब किसी उसमें तो उनको एक एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है इनके पास। तो इससे भी काफ़ी लोगों को वहाँ मृत्यु हुई है और काफ़ी आर्मी प्रोफेशनल भी जो है मारे गए हैं। तो इसका एक देख सकते हैं कि आर्मी के इस्तेमाल करने से क्या होता है फ्रेंड्स। अंत में ये 4 सुझाव देते हैं कि माइग्रेंट्स की स्थिति को किस तरह सुधारा जाए। तो पहला सुझाव देते हैं कि जिस तरह गांधी जी कहते थे आपका जो ये रूरल इकोनॉमी है उसको सस्टेनेबल बनाए, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि वो हमेशा एक एक रिपब्लिक ग्राम जो मिस रिपब्लिक विलेज हैं उनको बसाने की आवश्यकता थी, ना कि जो नीति आयोग जो और जो आपका मीन्स आरबीआई कहता है उसके अकॉर्डिंग। मतलब उनका कहना था कि जो अगर गांव है, मतलब वो कहते थे कि जो आपका सोल है इंडिया की वो गांव में बसती है, मतलब गांव को सस्टेनेबल बनाया जाए, ये इनका पहला सुझाव। दूसरा सुझाव क्या है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको बिल्डअप किया जाए, और उसमें सुझाव दे रहे हैं कि जो आपका स्वच्छ भारत नेटवर्क है उसके इस्तेमाल करके एक कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप की जाए, और उनको प्रॉपर अमाउंट में आपका जो स्किल हैं और उनको एम्पावर किया जाए आर्टिसंस को, और उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जाए, उनको जो है डिज़ाइन और कैपिटल मार्केट भी प्रोवाइड की जाए। ताकि देखिए जब भी आपका कोई जो ये है जो मेनली आपके जो क्या बोलते हैं विलेज है, वहाँ पे अगर कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप होंगी तभी जो आपके मीन्स हम जान रहे हैं, तो फिर उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा, और जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो ये सुझाव इनका दूसरा सुझाव है। तीसरा सुझाव क्या है कि एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है माइग्रेशन प्लान की, क्योंकि देखिए माइग्रेशन जो है हमेशा बुरा नहीं होता है, इंटरनल माइग्रेशन। उससे क्या होता है, इससे जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका एलोकेशन मोर एफिशिएंटली होता है, जहाँ पे उनको बेटर यूटिलाइज किया जाए। तो माइग्रेशन हमेशा बुरा नहीं होता है अगर माइग्रेशन प्लान प्रॉपरली बनाया जाए, उनको फॉर्मलाइज किया जाए, जिस तरह क्या बोलते हैं और भी आपके मीन्स सेक्टर हैं उसमें जो काम को जो है फॉर्मलाइज करें, उसी तरह इनको भी फॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है। तो इस तरह ये दे रहे हैं सुझाव कि मैं एक प्रॉपर जो है दीजिए, और इस आपके गांव के अराउंड ऐसे क्लस्टर डेवलप किए जाए ताकि जो है लोग जो है अगर माइग्रेट भी कर रहे हैं दूसरी जगह, मतलब उनको एक प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट उनकी इनकम जनरेट हो जाए। चौथा क्या कह रहे हैं, चौथा कह रहे हैं कि प्रॉपर अमाउंट में फंडिंग की आवश्यकता है। प्लानिंग अगर प्लान बना तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में फंडिंग कर सकता है, बजाय जो सरकार कॉर्पोरेट्स को पैसे बांट रही है। अगर सरकार जो है जो आपके स्टेट्स हैं, पंचायत जो कि म्यूनसिपैलिटी हैं, उनको बांटेगी तो वो बेटर तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जो स्टेट होता है, म्यूनसिपैलिटी होती है, पंचायत होती है, वो अपने क्षेत्र के बारे में, अपने लोगों के बारे में जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में फंडिंग मिलेगी तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो ये इनका 4 सुझाव हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए कुछ इशू बता रहे हैं। ये आपका आर्टिकल वेंकैया नायडू जो हमारे अभी करंट उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये पहले कह रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस करते हैं। तो मेनली जो है फार्मर्स क्या फेस करते हैं फ्रेंड्स आपका, जैसा जो अपने वो प्रोड्यूस हैं वो उसको दूसरे स्टेट में बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एपीएमसी मंडी जो है उनको ऐसा करने से डिस्कस करती है। और क्या कहते हैं कि उनको एक प्रॉपर अमाउंट में जो वहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका मार्केट है, एपीएमसी मार्केट है, जो आपके मिडिल मैन जो आपके क्या बोलते हैं मध्यस्थ करते हैं, मनी लेंडर हो गए, इन सब के बीच में वो रह के फंस जाते हैं और उनको उचित दाम अपने क्रॉप का नहीं मिल पाता है। बल्कि देखिए सरकार ने काफ़ी स्पेंडिंग की हुई है अभी, और उसमें सरकार ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन फिर भी फार्मर्स को एक जो एक कह सकते हैं कि जो एक जंजीरें हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं वहाँ पे फार्मर्स हमारे किसान, तो वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स, और वो अपने प्रोड्यूस को वो अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई ये नई स्थिति हुई डेवलप, जब आपका बंगाल फेमिना था 1943 में तब भी ये देखने को मिला था, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 था तब भी देखने को मिला था, और जब आपका 1960 और 1970s के दौरान जो है एक ड्रॉट्स वगैरह और फूड शॉर्टेज देखने को 1960 से अराउंड आपका फूड शॉर्टेज और ड्रॉट देखने को मिला था, तब भी ये जो है एक देखने को मिला था। उसके बाद सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और 1955 में और एपीएमसी एक्ट 2003 में ये लाया था। उसके बाद से ये एज अ प्रिंसिपल सोर्स हो गया, प्रिंसिपल टूल हो गया, जिससे फार्मर्स के राइट को वॉयलेट किया जाए, क्योंकि उनको उचित दाम उससे नहीं मिलता था, उससे जो भी औने पौने दाम होते थे उसमें उनको बेचना पड़ता था, कभी कभी उनको 1-2 रुपए किलो भी अपनी सब्जियों को बेचना पड़ता था।
तो और उसमें क्या कर रहे हैं, और अगर बात करते हैं स्टोरेज फैसिलिटी की बात करें, तो स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रॉपर अमाउंट में हमारे कंट्री में नहीं है। और इससे फिर क्या होता है, जो एक पेरिशेबल आइटम होते हैं, और तो उसको जैसे हम बात करते हैं, जो आपके मेनली जो आपके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका आपका फ्लावर्स हो गया, आपके वेजिटेबल हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए, आपके मेडिसिनल प्लांट हो गए, इन सब का प्रॉपर अमाउंट में ना तो स्टोरेज हो पाता है और ना ही उनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हो पाता है। तो ये भी एक इशू जो है उनको है फ्रेंड्स। तो इसे एम एस स्वामीनाथन जी ने कहा था, एक सुझाव दिया था कि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस अपने अपने जो आपके उनके कॉर्प्स हैं उनको अपनी अपनी तरह अपने जो उनका कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सेल कर पाएँ, ये जो है उनका एक सुझाव था। तो सरकार ने अभी क्या किया है, सरकार ने जो है, और फिर सॉरी बीच में एक रिपोर्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें रिपोर्ट की बात ये करते हैं कि एक रिपोर्ट है, स्टडी की गई थी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ इन इंडिया पे। कौन किया था इसको? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के द्वारा एक किया गया था 2018 में, रिपोर्ट दी गई थी। और उसको को-ऑथर कौन किया था? अशोक गुलाटी जी ने उसको क्या को-ऑथर किया था। उसमें ये पाया था कि आपका जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जैसा हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में उसमें टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के द्वारा जो मिडिल मैन हो गए, जो आपके मनी लेंडर हो गए, उससे जो एक आपका इम्प्लिसिट आपका टैक्सेशन है एग्रीकल्चर में, वो काफ़ी मात्रा में, अगर हम बात करते हैं 2001 से 2016-17 तक जो है 45 लाख करोड़ रुपए फार्मर जो है एज अ उनको पे करना पड़ा है। अगर हम पर ईयर की बात करते हैं तो पर ईयर जो है 2.56 लाख करोड़ उनको पे करना पड़ा है, और ऐसा कोई कंट्री कहीं भी देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो सरकार ने इन सब इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए सरकार ने अभी जो योजनाएं लाई हैं, अभी जो इकोनॉमिक पैकेज लाया है, उससे जो फार्मर सेक्टर है उसको काफ़ी लाभ मिला है, काफ़ी लाभ आगे देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जैसा हम बात किया कि सरकार ने इसमें क्या किया, सरकार ने इसमें 4 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आपके आपके जो अलाइड सेक्टर है, उसमें उनको देने को कहा है। जैसा अगर हम बात करते हैं क्रेडिट सपोर्ट की, अगर हम बात करते हैं सरकार ने APMC एक्ट को अमेंड करने की बात किया है, उसको फिर से एक नया लॉ में बात किया है। और फिर जो आपका जो EC एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसमें 6 फूड ग्रेन्स को जो है डीरेगुलेट करने की बात की है, जो कि मुख्य हैं। तो ये सब सरकार ने जो है कहा है। और क्या कहा है सरकार ने? और सरकार ने जो है जो आपके फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो वो प्राइस है उनको उचित दाम मिल सके, ये करने की आवश्यकता है। और क्या कह रहे हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, जिससे फार्मर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा, तो उसके लिए प्रॉपर लॉ लाने की बात की, ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन कम हो और उनको उचित दाम मिल सके। और क्या कह रहे हैं, और ये एक डेटा बता रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट द्वारा एक स्टडी की गई थी, जिससे ये पाया गया था कि 3,500 किसान जो है सुसाइड जो है करते हैं पर ईयर। तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर देखिए, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनका हम जानते हैं बहुत सारे जो इशूज़ हमने देखा, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में प्रॉफिट नहीं मिलता है उससे, और वो काफ़ी लोन ले लेते हैं आपके अलग अलग चीज़ों से, चाहे वो आपके बैंक हो गए, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं मनी हो गए। तो उससे वो एक कह सकते हैं कि डेट टैट में फंस जाते हैं, इसीलिए वो जो है सुसाइड कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये मेनली कारण होता है फ्रेंड्स इनका। तो सरकार ने अभी जो एक पोल्ट्री सेक्टर हो गया, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो गया, जो अनटच्ड है और वो उसमें ह्यूज पोटेंशियल है, उस पर सरकार ने एक पैसे इन्फ्यूज़ किए हैं, एक स्टिमुलस पैकेज जो है जारी किया है। तो इससे उनके इनकम को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ क्रॉप्स और फूड क्रॉप से ही उनको पहले जो है मिलता था आपका इनकम, लेकिन अगर इन सेक्टर को भी टैप किया जाए, इनके जो पोटेंशियल को भी अगर बढ़ाया जाएगा, तो उनको एक उनके इनकम को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, पहला ये मतलब बता रहे हैं। और 1900 देखिए, और उसके बाद अंत में कह रहे हैं कि 1977 में पूरे कंट्री को एज अ फूड जोन जो है एक फूड जोन डिक्लेयर कर दिया था, जिससे जो आपके फार्मर्स थे और जो कंज्यूमर्स थे उनको उचित दाम दोनों को मिला था। तो ये करने की आवश्यकता है इस समय। और जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं आपके, अगर बात करते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़, चाहे वो आपके मनी लेंडर हो गए, चाहे वो आपके, अगर हम बात करते हैं मशीनें जो प्रोड्यूस करते, चाहे वो आपके फार्मर्स हो गए, चाहे वो गवर्नमेंट हो गई, तो इन चारों को मिल के जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आए और उस पर बातें करें, और जो आपके पॉलिसीज़ हैं, जो आपके एग्रीकल्चर मार्केट के लॉज हैं, उसको फिर से रिवाइज़ करें। क्योंकि जानते हैं जो हमारे फार्मर्स होते हैं फ्रेंड्स, उनका योगदान बहुत, वो हमारे कंट्री के क्या बोलते हैं गौरव होते हैं। उनको करने की उनको जो है सही उचित दाम मिले और उनको अच्छी उनकी जीविकोपार्जन हो, ये करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। लास्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? आपका लास्ट आर्टिकल आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसको देखते हैं, इसमें कहते हैं कि जिस तरह सरकार ने स्टिमुलस पैकेज लाया है अभी, तो उससे तो डिमांड को जनरेट किया जा सकता है, लेकिन जो एक सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ है वो
उसको जो है फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है। फिर आगे बता रहे हैं कैसे, तो कह रहे हैं कि देखिए पहले तो जानते हैं कि अगर हम जानते हैं सप्लाई चेन होता क्या है फ्रेंड। सप्लाई चेन मतलब ये होता है कि जब भी कोई आपका प्रोड्यूस, जो आपका कह सकते हैं कि प्रोड्यूस, जब आपका एक रॉ मटेरियल वहाँ से पूरा एक प्रोसेस है, मशीनरी होते हुए, ट्रांसपोर्ट होते हुए, जो एंड कंज्यूमर होते हैं वहाँ तक पहुँचता है, उस पूरे स्टेप का मतलब कि रॉ मटेरियल से लेके जो आपका एंड कंज्यूमर है वहाँ तक पूरे प्रोसेस का, पूरे स्टेप को आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं। मतलब जो जो आपके स्टेक होल्डर, जो जो आपके क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन जुड़े होते हैं, वो आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है कहलाते हैं। उस पूरे को मैनेज करना आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये आपका मेंस का टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपका, आपके क्या होते हैं इकोनॉमी वाले पार्ट में। तो अगर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो देखिए इसमें दो चीज़ होती हैं, आपका दो दो सेक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपका अपस्ट्रीम सेक्टर और आपका डाउनस्ट्रीम सेक्टर। तो अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जैसे आपका मान लीजिए जो आपका माइनिंग हो गया, जो आपका माइंस होता है, ठीक है, वहाँ से मेटल्स वगैरह प्रोड्यूस होता है, जैसे आपका स्टील हो गया, तो वहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वो उससे फिर आपका मशीन बना, और फिर वो मशीन जो है आपका सीड्स वगैरह, हार्वेस्ट क्रॉप्स वगैरह और जो फ्यूल वगैरह करते हैं ट्रांसपोर्ट, वो सब की है, ठीक है, ट्रक्स बनती है मेनली। तो ये माल मिलने आपका की है। उसके बाद वो आपका हार्वेस्टेड क्रॉप जो है वो आपके फिर डाउन स्ट्रीम सेक्टर में जाएगा। तो देखिए जो आपका अपस्ट्रीम जो सेक्टर है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स आपका जो आपके इनपुट होते हैं मेनली, वो जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं आप, उसमें जो भी आपके हमने देखा वो आपके अपस्ट्रीम सेक्टर हुए। अब जो आपका डाउन स्ट्रीम सेक्टर आपका क्या सेक्टर, जो आपका जो मशीन्स वगैरह हो गई, फिर उसके इस्तेमाल से जो आपका मीन्स प्रोडक्ट है, मेनली प्रोडक्ट है, जैसे हम देखिए सीड्स वगैरह शो हो गया, ठीक है, आपके उसमें फिर उसको जो आपका गेहूं आएगा, फिर उसको पीस के जो आपका ब्रेड वगैरह बनेगा, वो आपका क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम सेक्टर में आएगा, और फिर वहाँ से फिर जो एंड कंज्यूमर पाएंगे वो भी आपका डाउन स्ट्रीम सेक्टर में ही आएगा। तो ये आपका पूरा सप्लाई चेन वो हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनका कहना है, आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है तो इससे जो भविष्य में जो आउटपुट है वो भी डिक्लाइन कर सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं आगे, इनके उसमें कुछ है एग्जांपल दे रहे हैं। करें देखिए जैसे अभी सरकार ने जो एक मीन्स लॉकडाउन लगाया, तो जो इनपुट्स है प्रॉपरली वो जो आपके प्रोड्यूसर है उनको मिल नहीं पा रहा है, और इसमें सरकार ने सिर्फ जो इसेंशियल आपके गुड्स हैं उन्हीं को अलाउ किए, नॉन इसेंशियल चीज़ को अलाउ नहीं किए हैं। लेकिन देखिए जो आपके इसेंशियल गुड्स हैं उनको भी तो आपके जो ट्रक्स वगैरह हैं, जो आपका ट्रांसपोर्टर सेक्टर है, वो वहाँ से लेके वहाँ तक उसको प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए अगर मान लीजिए कल को उसमें कोई ब्रेकडाउन, मान लीजिए कोई ट्रक खराब होती है जो उसमें ऑटोमेटिक पार्ट है, वो तो आपका इनपुट हुआ, लेकिन वो सरकार ने अभी ब्रेक किया हुआ है। तो अगर देखिए ये ब्रेक रहेगा तो उनको प्रॉपर अमाउंट में इनपुट नहीं मिल पाएगा, तो इससे भी सप्लाई चेन जो आपका डिसरप्शन है वो देखने मिलेगा, और एक उनको इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट जो आपका इंडस्ट्रियल मेनली आउटपुट है वो भी डिक्लाइन हो सकता है, पहला बता रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, जो आपका लेबर सप्लाई है उसमें भी डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद देखिए बहुत सारे माइग्रेंट्स है जो हमारे अलग अलग स्टेट में वो अपने घरों तरफ लौट गए हैं, और जो एक कह सकते हैं कि एक पूरा जो एक लेबर की शॉर्टेज हो गई है हर कंपनी में। अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारी जो कंट्री है, अगर बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, हमारी इंडिया जो क्या होता है डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें जो आपके मेनली जो भी आपके जैसे आपका पोर्ट हो गया, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पोर्ट, जो आपका बंदरगाह होते हैं वहाँ पे, तो मेनली वहाँ पे लेबर्स का ही जो है रोल होता है, मीन्स लेबर्स ही चीज़ों को लोड और अनलोड करते हैं। तो देखिए जैसा अभी लेबर की शॉर्टेज हुई है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा नहीं कि कोई ऐसी मशीन ला देंगे, कैपिटल इंटेंसिव मशीन लाएंगे जिससे लोडिंग अनलोडिंग हो सके। तो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उतनी अभी अच्छे डेवलप नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरोपियन और यूएस जो कंट्री है, वहाँ पे अपने जो मान लीजिए उनका लेबर शॉर्टेज होती है तो कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी का इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं, तो मान कि इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इससे भी जो आउटपुट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और जो हमारा सप्लाई चेन है उससे वो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो क्या बोलते हैं कहते हैं। और तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी फर्म्स हैं, अभी देखिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो पूरा बंद पड़ा हुआ है, तो जो हमारी फर्म्स हैं मेनली जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, जो हम मेनली जो हम जॉब के लोकल करते हैं प्रोड्यूस, वहाँ से वो इनपुट जो है लेने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन देखिए जहाँ पे प्राइस कम होगा वहीं से वो लेंगे मेनली। तो देखिए सरकार अगर इस पर प्राइस कंट्रोल नहीं करती है तो इससे जो फर्म्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में, क्योंकि देखिए उनको कॉस्ट भी देखना है कि कॉस्ट ज़्यादा ना है ना भाई, क्योंकि देखिए बाहर से हमारे जी चाइना से कोई भी इंडस्ट्री जो है स्टील इंपोर्ट कर रही है, लेकिन वही अगर दाम जो है यहाँ पे इंडिया से वो ले रही है, इनपुट परचेज कर रही है, ज़्यादा पड़ता तो उनका कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो ये भी एक इशू देखने मिला, अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगा तब भी जो सप्लाई में और आउटपुट में एक डिसरप्शन, एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है।
तो ये सुझाव को दे रहे हैं, सुझाव ये दे रहे हैं कि जब आपका जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है काफ़ी बॉम्बिंग हुई थी उनका, तो उसमें जो उनका एक सप्लाई चेन का एक डिसरप्शन था वो देखने को मिला था, क्योंकि जो उनके मेनली जो आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन था वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, जो प्राइस कंट्रोल था वो उन्होंने कम किया और जो टैक्सेस था उसको भी कम किया। तो उसके बाद जो है आपका 1950 में जो उनका पर कैपिटा इनकम था वो जो उनके वॉर के पहले था वही जो है मेंटेन कर लिए थे। तो मेनली सरकार को जो जर्मनी ने स्टेप लिया था इससे सीखने की आवश्यकता है। तो ये तो हुआ हमारा फ्रेंड्स आज का आर्टिकल। आज का जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए फ्रेंड्स, और इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसके क्वेश्चंस हम कल जो है डिस्कस करेंगे, और इसकी जो आपका आंसर था इसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू।